तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदानंद विश्वास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबको सुप्रभात। आपको भी। सदानंद जी, आज के इस दौर में जहां लोग हिप हॉप को चुनते हैं, आपने कथक को कैसे चुना? देखिए, ये हमारे घर में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी भी इसी क्षेत्र में थे। अच्छा। और कला ऐसे एक चीज़ है, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत या नृत्य की बात हो, वो ईश्वर के दान होता है। बिल्कुल। तो जिन पे वो बूंद गिरते, आशीर्वाद, अनुकंपा जो है, ईश्वरीय अनुकंपा है, जिनमें वो पड़ता है वो बीज, वही इस शास्त्रीय संगीत और नृत्य के सीखते और इसको चर्चा करते हैं। तो आपकी जो सीखने की शुरुआत हुई, जैसे आपने कहा कि परिवार में शास्त्रीय नृत्य की जो ये परंपरा थी वो चली आ रही थी, तो शुरुआत तो आपने अपने घर में ही की होगी? जी बिल्कुल, मैंने अपने घर में, जब मैं 4 साल 9 महीने था 1984 में, हाँ। तब मैंने शुरू किया था। और आपने पहला परफॉर्मेंस भी शायद 5-6 साल की उम्र में दे दिया था। उसी समय किया था, है ना? सीखने से पहले मैंने परफॉर्मेंस किया। अच्छा। क्योंकि मेरा जो मेजला भाई है वो डायरेक्टर थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। तो उनके एक सीन था ऐसा, जैसे उनके दरबार में एक नृत्यकार का जरूरत था। तो उन्होंने बोला तुम करोगे? तो क्योंकि बचपन से देखते आ रहे थे नृत्य के प्रति मेरा झुकाव, फिर जो उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा। तो ऐसा भी होता है कई बार, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को परफॉर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परफॉर्म करने से ना उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एक ग्रेविटी की जरूरत होती है, एक इंक्लिनेशन की जरूरत होती है, वो भी परफॉर्मेंस से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जितना परफॉर्मेंस करेंगे, आपको धीरे धीरे, जैसे एक तलवार को जितना उसमें घिसाई करेंगे, उसका धार उतना बनता है। तो इसी तरह से कॉन्फिडेंस जो है, जितना परफॉर्मेंस करेंगे, नए नए स्टेज पे नए नए एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि कथक शब्द का अर्थ होता है कथा कहना, आप अपने भाव में इसे कैसे दर्शाएंगे? कथक के एक एलिमेंट से कवित बोलते हैं, जो आज के ज़माने में उसको रैप बोलते हैं। हाँ। ये तो मतलब कितना हजारों साल पुराना कथा वचन है, जो सबसे पहले लव कुश जी ने राम की दरबार में किए थे। अच्छा। वो आज रैप के रूप में, इसे जेन जी के ज़माने में रैप बन गया। परंतु वो कथा वचन जो है उसी समय से ही है। तो उसमें जैसे कविता को कवित के रूप में, मतलब लय ताल में उसको बांध के करते थे, तो इसका हम कवित बोलते हैं। जिसमें से एक उदाहरण है भगवान कृष्ण के, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के, माधो 1, माधो 2, माधो 3, माधो 4, माधो 5, माधो 6, माधो 7, माधो 8, माधो 9। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कथावचन जो है कवित के द्वारा ही हम प्रस्तुति देते हैं। तो एक उनका रूप है कथक की। सदानंद जी, घरानों का काफी कथक में महत्व होता है, तो आपकी शैली किस घराने को ताल्लुक रखती है? मैं जब दुर्गापुर में था, मेरा होम टाउन दुर्गापुर है, तो 98 तक मैंने लखनऊ सीखा, और 98 में जब दिल्ली आया कथक केंद्र में, तब मैं जयपुर सीखना शुरू किया। तो पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी से सीखने का आपको सुअवसर मिला, महान गुरु सच में। लेकिन क्या जब आप उनसे सीख रहे थे, तो कोई एक ऐसी बात, एक गुरु के जिसे कहते हैं ना कि वो एक ऐसा वाक्य दे देते हैं, एक गुरु मंत्र दे देते हैं, जो कि जैसे गुरु का अर्थ है बहुत हेवी, है ना, जो आपके जिंदगी को जिसने एक तरह से मार्गदर्शन किया? जी, उनका एक शब्द मुझे, एक बार जब मैं हॉस्टल था कथक में मंड्या हाउस में, तो उन्होंने एक कोई सिचुएशन में उन्होंने मुझे लिख के दिया था, जितना हो सके अपने आप को साधो। अरे वाह। तो क्योंकि कला साधना है, और कला जो है मोक्ष की सबसे आसान रास्ता है। क्योंकि हम जो गंधर्व और किन्नर है, शिव के योनि से आते हैं हम। तो गंधर्व को जो रचा गया था इस संगीत को प्रिजर्व करने के लिए, तो जितना साधना करेंगे आप ईश्वर तक उतना जल्दी पहुंचेंगे। तो उनका जो एक शब्द था, जितना हो सके अपने आप को साधो, तो ये मंत्र जो है आज भी मैं इसको जपता हूँ मैं। और कला को लेके सब बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरा वो लक्ष्य नहीं है जीवन में। तो इसी तरह से उनका एक वाक्य जो है मेरा जीवन में एकदम गुरु मंत्र के रूप में बीज में मेरे हृदय में उसको। तो जब आप साधने की बात करते हैं, लोग आमतौर पे ऐसा सोचते हैं कि साधना का अर्थ है रियाज, लेकिन शायद वो उससे कहीं बढ़कर है। आप क्या मानते हैं? नहीं, रियाज तो एक प्रैक्टिस है। हाँ। रियाज जो शब्द है उसका मतलब है प्रैक्टिस। साधना अलग चीज है, प्रैक्टिस अलग है। प्रैक्टिस आपके शरीर का होता है, लेकिन साधना जो है वो ध्यान, जप,
तब मतलब उसमें प्रैक्टिस भी उसमें इंक्लूड होता है, बट नॉट द बिगर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। क्या आत्मसात करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर संगीत का स्वर आपके दिल में छुए और आपके आंखों से आंसू ना आए या उसको मंत्र मुग्ध ना होए तो साधना कैसे हुआ वो? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। मंच पे जब आप जाते हैं तो उससे पहले कितनी रियाज करनी पड़ती है, कितनी मेहनत होती है? देखिए, मेहनत जो है उसको तो कोई काउंट नहीं है जी, परंतु उसमें आप उसमें रम जाना वही सबसे बड़ी प्रैक्टिस होता है। ऐसे कोई 1 घंटा 2 घंटा बाद के हम कभी किए नहीं। जब मर्जी, जब खाना बनाते हुए भी घुंघरू पैर में बांध के, क्योंकि हाथ में बनाते थे पैर में घुंघरू। खाना बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो। जी जी जी, सब कहते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं कि जो बहुत अच्छे कलाकार होते हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हम अभी आशा ताई की बात कर रहे थे, आशा ताई भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, है ना? बहुत अच्छे कलाकार बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि मेरे लिए कला जो है वो केवल एक कोई व्यवसाय नहीं है, मैं उसे साधना चाहता हूँ। और यही अगर हम आपके कोरियोग्राफीज को देखें, आपने जो कॉम्पोजिशंस बनाए उनको हम देखें, तो चाहे हम दशावतार की बात करें या फिर जो आपकी अन्य जो रही हैं, जैसे कि बेटी ही क्यों, या फिर कुंभ पर आपने किया, माँ गंगा पर आपने कोरियोग्राफीज की, कितना आपको लगता है कि एक कलाकार के लिए जरूरी है कि वो समाज को भी अपने कला के माध्यम से दर्पण दिखा सके? जी देखिए, जैसे मैंने बोला था, कुछ कलाकार है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ईश्वर ने इतना बड़ा हीरा, अनमोल हीरा दिया है, उसको अंगूठी में उसको पिरोना बहुत बड़ी बात होता है। और ईश्वर ने मुझे कला दिया है और समाज में रहता हूँ और मुझे लगता है समाज के जो इशू है और बहुत सारी चीज़ें जो एक समय तक हमारे जो हिड करके रखा था हमारे समाज में, उस चीज़ को मैं दर्शाना चाहता हूँ मैं, और मेरे कला के माध्यम से। क्योंकि कला है श्रवण और दर्शन, जो चीज़ है वो आपको हमेशा आपके चित्त में रहेगा। कभी कभी जैसे श्रवण हमेशा नहीं रहता है लेकिन दर्शन भी नहीं रहता है, लेकिन दोनों जब कॉम्बिनेशन है जो हमारे नृत्य में है वो आपके अपनी मेमोरी में जीवन भर रहेगा। बचपन में कोई चीज़ आपने पढ़ा होगा लेकिन भूल गए, लेकिन बचपन में ऐसा कोई मूवी देखा होगा आपने जो अभी तक आपको याद है। क्योंकि वो इम्प्रेशन बना देता है, क्योंकि वो दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो ईश्वर ने मुझे जो कला दिया है उसके थ्रू जो समाज की घटनाएं हैं और हमारे जो इतिहास है, हमारे भारत के जो इतिहास है, सनातन परंपरा का जो इतिहास है, उसके माध्यम से मैं करता हूँ मैं, और दर्शाना चाहता हूँ मैं, और समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं उसके थ्रू। तो कथक धरोहर की जब आपने स्थापना की 2012 में की थी, तो उसके पीछे भी क्या यही उद्देश्य रहा आपका? उद्देश्य यही रहा, और दूसरी चीज़ है मैंने मतलब भारत के ऐसे कोई कोने नहीं, ईश्वर के कृपा से गया नहीं मैं, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। तो जो इंटीरियर में है, जहाँ पर साधन नहीं है सीखने की, तो उस जगह पे कला की इतना मतलब वैल्यू है, उन्हें वैल्यू देते हैं, और बच्चों जो है उस पर पोटेंशियलिटी। तो इसीलिए बाबा जी है, मैंने संस्कार भारती के जो स्थापक है कला ऋषि बाबा योगेंद्र जी, उनके मार्गदर्शन पे मैंने स्थापना किया था। और हमारे जो संस्था है वो दिव्यांग बच्चे, लेप्रोसी बच्चे, ऑर्फनेज बच्चे, आदिवासी बच्चे, उनको हम सिखाते हैं, और हमारे देश की 9 जगह पे सेंटर है। अच्छा। तो उनको सिखाते, निःशुल्क सिखाते हैं, और उनको लेके हम नेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो उनको सिखाते सिखाते बहुत कुछ जीवन में मैंने सीखा है इस मेरा जर्नी में मैंने। और मेरा यही लक्ष्य होता है, जो हमारे आत्मिक बोध, जो वसुधैव कुटुंबकम, और जो हमारा इतिहास है, उस नई पीढ़ी को लाने के लिए ये मेरा कोशिश रहता है अपनी कोरियोग्राफी में और अपनी कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत अच्छा काम बहुत बहुत बढ़िया। और जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 30 सेकंड में रील्स में लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, एक कहावत है, जैसे पानी के बुलबुले हैं, वो क्षण में आते चले जाते हैं, लेकिन जो नदी के धार है वो आदि अनंत से बह रहा है, वो बहता ही जाएगा जब तक बहते रहेगा। बहुत बढ़िया बात कही तो ये जो सच में रील, यूट्यूब, सोशल मीडिया जरूरी है अपने पब्लिसिटी के लिए, लेकिन जो जौहरी होता है वो हीरा को ढूंढ ही लेता है। क्या बात है, क्या बात है। आपने मतलब इतनी बढ़िया तरीके से इस पूरी बात को कहा है ना, मैं हमेशा याद रखूंगी इस बात को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सत्यप्रिया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम कथक की बात करते हैं, तो आपने जैसे दिखाया कवित्व का जो अंग है कथक में, जिसमें कथा वाचन को आप अपने एक्सप्रेशन से समझा रहे हैं, क्या कुछ और भी देख सकते हैं? और फिर मैं अपना जो प्रश्न है यहाँ पर आगे पूछूंगी। अच्छा, एक
क्योंकि कृष्णा मेरा आराध्य देव है जी। तो एक है उसमें माखन का है, ठीक है, बोलना है इसको। हाँ हाँ बिल्कुल। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब बाल के कांधे चर माखन उतार लियो और खाए लियो। रदकी मटकी झटकी पटकी और दूध के पी बिखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब सब बाल ग्वाल सब भागे गए, दधि खाए गए। देख नारायण ताल बजावत नाचने लागे, किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट तथे तथे। वाह वाह क्या बात है। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम बात करते हैं कथक की तो इसमें जितना वाचिक है अभिनय आपका उतना ही आंगिक भी है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन। जैसे अभी हमने देखा कि आप सिर्फ बोल रहे थे, आप एक्सप्रेशंस नहीं दे, मतलब आप अपना आंगिक अभिनय नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपके शरीर का हर कण कण जो है वो कह रहा था कहानी। तो ये कैसे होता है? क्या ये साधना का ही असर है या उसका ही जो है कॉन्सिक्वेंस है? ये ईश्वर की कृपा और गुरु के वरदान। क्या बात है। ये दोनों चीजें मानता हूँ मैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है, आपने जैसे कहा बहुत बच्चों को सिखा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बच्चों को सिखा रहे हैं, और आज दूरदर्शन के माध्यम से आपको गुरु के तौर पर बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे हैं। तो सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको साधना है तो क्या करना है? देखिए, किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है, जो कला सीखने से कलाकार बनता है, कातिल नहीं बनता है। तो हर पेरेंट्स को ज़रूरी है, हमारे भारत की जो अभी जनरेशन है, जो कला के कोई भी एक पार्ट को सिखाना चाहिए, ताकि एक को मनोबुद्धि जिसको है चेतना है वो वृद्धि होगा, कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा, फिजिकली एक्सरसाइज होगा तो फिट रहेगा। तो जो माध्यम है कला जो हमारे परिपूर्ण है, हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत की, तो हर पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, और ये हमारा आइडेंटिटी है। बिल्कुल, हमारे भारतीय होने की एक गर्व है, ये आइडेंटिटी है, सबको सीखना चाहिए और पेरेंट को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर मैं कथक के लिए बोलूँगा कि आजकल युवा में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चाहे उनका वेशभूषा में हो या इसका प्रस्तुति में है। तो जो हमारे आत्मिक बोध है, जो ईश्वर के दिया हुआ चीज़ है, उसको ना बदले, क्योंकि जो एक आइडेंटिटी है, मैं भारतीय हूँ, मुझे कुर्ता पजामा में शोभा देता है। हाँ, परंतु समाज, सोसाइटी, मल्टीनेशनल में मुझे कोट पैंट जीन्स पहनना ठीक है, मैंडेट है, बट मेरा जो वेशभूषा है वो मेरा कुर्ता और पजामा ही है। तो जब मैं एक प्रस्तुति देने जाऊँगा, मैं जब एक अपने स्टेज में चढ़ूँगा, तो जो कथक की सभ्यता है, उसका जो वस्त्र है, उसका जो परिधान है, उसको पहने। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके महिलाएं हैं जिसका दुपट्टा ही हट गया है, प्रोग्राम जो दिखता हूँ मैं, ज्वेलरी हट गया, पैरों में अलता हट गया, ज्वेलरी हट गया, मतलब एवरीथिंग इज चेंज। कंटेम्प्रेरी करना वो अलग बात है, परंतु जब आप कथक कर रहे हो तो कथक को कथक की मर्यादा के साथ ही उसको करिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हम शास्त्रीय कला की बात करें, वो एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुद से जोड़ता है, और जब हम खुद की बात करते हैं तो उसमें हमारा अपना अस्तित्व तो है ही, लेकिन हम कहाँ से आते हैं वो भी अपने जड़ों से, अपने मूल से हमें जोड़ता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके आने वाले जीवन के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा कि आप डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आप लोगों को, आपने बुलाया मुझे और आपने कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।